Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 14 July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके सो आज के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पहला आर्टिकल है हमारा चांस ट्रेजर डिस्कवरी स्पार्क्स फ्रेंजी. यहाँ पर हमें 18th एंड 19th सेंचुरी का एक पॉट मिला है. इस पॉट के अंदर हमें ट्रेजर, एक तरीके से हम कहते हैं ना खजाना मिला हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. सेकंड है हमारा CPCB जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके बारे में बातचीत की जाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है, सर्टिफिकेट इश्यूज हुए हैं, है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे. थर्ड है हमारा एयर पोल्यूशन हार्म्स पॉलिनेटर्स मोर देन पेस्ट. तो यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है किस तरीके से जो हमारे पॉलिनेटर्स है लाइक हनी बीज हैं और अदर यहाँ पर जो छोटे छोटे बीज हैं उनको वो किस तरीके से हार्म कर रहा है. बट ये जो पेस्ट होते हैं, है ना, पेस्ट की बात करते हैं, ये इनको इतना हार्म नहीं कर रहा है. फोर्थ है हम निपाह वायरस के बारे में बात करेंगे. और फिफ्थ में हमारा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट. यहाँ पर किस तरीके से ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट लीड कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके मेन कॉजेस क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे. एंड लास्ट में हमारे कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल हमारा Chance treasure discovery sparks frenzy. An 18th century pot with gold and silver coins was found by laborers. तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा था, कन्नूर की बात है. यहाँ पर कन्नूर में कुछ विमेन थी और वो डिगिंग कर रही थी, है ना, जमीन को खोद रही थी रेन वाटर पिट बनाने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए. यहाँ पे पिट बनाने के लिए मतलब कि जो पिट बनाते हैं ना इस तरीके से गड्ढा टाइप के कुछ, तो उसको यहाँ पर जब वो डिगिंग कर रही थी तो उन्हें एक पॉट मिलता है. पॉट मतलब एक घड़े टाइप का ऐसा मिलता है और उस पॉट के अंदर बहुत सारे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं 18th सेंचुरी के. कब के? 18th सेंचुरी के. तो मतलब ये यहाँ से अब ये हमारे लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या निकल कर आता है, इम्पॉर्टेंट ये निकल कर आता है कि अभी भी मतलब कि 18th और अभी तो इसमें डिस्कवरी चल रही है, फर्दर इसमें क्या निकल कर आता है, ये जो ट्रेजर है इसको क्यों यहाँ पे बरी किया गया था, ये भी एक रीज़न हो सकता है. क्या ये डार्क मैजिक के पर्पज से किया गया था या फिर कुछ भी यहाँ पर कुछ अनएक्सप्लोडेड क्रूड बॉम्ब था, या मतलब अभी इसके बारे में प्रॉपर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये भी पूरी साइट जो है ये मतलब जहाँ से ये हमें मिली है, डिगिंग हुई है, तो अभी ये जो हमारा एक्सकवेशन है ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास, स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास पूरी चीजें गई हैं. ओके सो द चांस डिस्कवरी ऑफ पॉट कंटेनिंग 18th सेंचुरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड अदर पीरियड आर्टिफैक्ट्स हैज सडनली एलिवेटेड प्रोफाइल द स्लीपी विलेज चेलांगई इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल. तो केरल के एक कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हमें यहाँ पर ये मिला है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा. तो यहाँ से हमें 18th और 19th सेंचुरी में किस तरीके के कॉइन्स होते थे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं. 6 लाख फेक पॉल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट अनअर्डेड इन 3 स्टेट्स. 3 स्टेट कौन कौन से हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं. गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. इन 3 स्टेट्स में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इन 2023 उन्होंने 6 लाख जो पॉल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं इनको यहाँ पर निकाला है, वो भी पूरे फेक हैं. इसमें एक्चुअली क्या होता है, लाइक हम प्लास्टिक जो पॉल्यूशन होता है इनकी जो ट्रेडिंग वगैरह की जाती है, प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग होती है, तो इसके चलते यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें 6 लाख फेक जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन कंटेक्स्ट, जो न्यूज़ थी ये हुई. ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं. लाइक इसमें एक्चुअली हुआ है कि इन 2022 एंड 23 फॉर इंस्टेंस कंपनीज वर एक्सपेक्टेड टू रिसाइकल 70% ऑफ पैकेजिंग यूज्ड इन प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर. तो मतलब रिसाइकलिंग यहाँ पर एक्चुअली ये है कि आप ऐसे इसको समझिए कि आपको क्या करना था, यहाँ पे जो भी आपने प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया उसे रिसाइकल करना. ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फेक अपना सर्टिफिकेट शो कर दिया कि हाँ हमने इतने % क्या किया है, रिसाइकलिंग की है. तो ये हुआ, यहाँ से आपका रिसाइकलिंग निकल कर आता है. तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड था कि 70% यहाँ पर रिसाइकलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया. उन्होंने इसको 100% शो किया. ओके, तो सर्टिफिकेट्स आर जनरेटेड बाय रजिस्टर
रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलर हु कलेक्ट प्लास्टिक वेस्ट एंड रिसाइकलिंग दैम। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है जनरेट किसके द्वारा होता है, यहाँ पर जो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलर्स होते हैं वो रजिस्टर करते हैं कि कितना प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है और कितना यहाँ पर रिसाइकल हुआ है। सो एवरी टन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकल्ड बाय देम जनरेटेड आ सर्टिफिकेट। तो जितने टन ऑफ जैसे जैसे टन मतलब 1 टन हुआ 2 टन, तो जैसे जैसे टन्स में यहाँ पर प्लास्टिक रिसाइकल होता जाता है और उसी बेसिस पर यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो इशू होता है। ओके, सो हमारे लिए यहाँ से क्या निकल कर आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या है, कैसा बोर्ड है। सो इट इज अ स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। देखिए यहाँ पर हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये किसके तहत यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। जब भी कोई बॉडी एक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या होती है आपकी स्टैब्लिश होती है, तो वो बॉडी कैसी होती है, आपकी स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो एक स्टैचुटरी बोर्ड होता है। ये आप लोगों को यहाँ पर आई होप क्लियर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से निकल कर आते हैं और कोई हमने बोर्ड को या बॉडी को स्टैब्लिश किया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। और अगर किसी एक्ट के थ्रू हम किसी बॉडी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट इज नोन एज स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो सीपीसीबी जो है हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, सो द फर्दर सीपीसीबी वाज इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शंस अंडर द एयर प्रिवेंशन ऑफ। अब देखिए आपको यहाँ पे याद ध्यान देना है कि ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत स्टैब्लिश हुई है। ओके, इसके अंडर में, लेकिन बट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत अंडर इसको क्या मिलती है, पावर एंड फंक्शन का काम रोल मिलता है कि इनके पास ये पावर है, इस बोर्ड के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पावर है और ये इसका फंक्शन है। इतना क्लियर हुआ? सो इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ओके, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये इसको क्या करती है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एडवाइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयर। तो इसमें क्या है कि ये एडवाइस भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर हमें वाटर एयर पोल्यूशन को यहाँ पे कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं एंड एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या यहाँ पे मेजर्स ले सकते हैं। प्रिंसिपल फंक्शंस की बात करते हैं, टू प्रमोट द क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल in different areas of the state by prevention, control and abatement of the water pollution, है ना, कि एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, एयर पोल्यूशन को यहाँ पे अबैट करना, ये एक फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन ये है कि जो हमारे वाटर पोल्यूशन है ना, उसका ध्यान रखना कि जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, वेल्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट एरियाज में, सो वी हैव टू प्रिवेंट यहाँ पर उसमें क्लीननेस का ध्यान रखना कि साफ सफाई हो, है ना, और किस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को यहाँ पर अबैट कर सकते हैं, प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये पूरे फंक्शंस किसके होते हैं, सीपीसीबी के। इसकी कुछ एक्टिविटीज की बात कर दें तो ये यहाँ पर हमने जो अभी बात करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करते हैं, कंसल्टेशन होता है और उस बेसिस पर यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकते है उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, इसमें कुछ जो सीपीसीबी है इसको कैटेगरीज में 9 कैटेगरीज में यहाँ पर डिफाइन किया गया। लाइक 9 कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड बाय सीपीसीबी। कौन कौन से, लाइक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट सोर्सेज, है ना, स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत है तो इन पर ये क्या कर सकती है, मेनली फोकस होता है। ठीक है, सो आई होप दीज ये जो आपका है ये बोर्ड सीपीसीबी, इसके बारे में आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द हियर नेक्स्ट आर्टिकल इज Kerala said to use technology tradition to end human wildlife conflict। देखिए ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ये आज का इशू नहीं है अपना। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज वेरी नोन टू ऑल ऑफ अस। हम सभी को इसका मेन रीजन पता है। पॉल्यूशन मतलब कि ह्यूमन जो लाइफ है, हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है और हमने क्या किया है, जो फॉरेस्ट एरिया था जहां पर एनिमल्स रहते थे हमने उसको भी क्या कर लिया, हम अब वहां जाकर रहने लगे एक तरीके से। तो जो उनका मेन, जब आपके घर में अगर कोई आकर रहने लगेगा तो आपको कैसा लगेगा, ऑब्वियस ना, आपके पास तो कोई प्लेस ही नहीं रह गया। तो वहीं से आपका क्या आता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ
कन्फ्लिक्ट। अब इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि केरल क्या करने जा रहा है कि अभी यहाँ पर हम देखेंगे कुछ दिनों पहले की, अगर आप लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी हो कि इसमें क्या होता है, एक ट्रेन से एक एलिफेंट होता है, उसकी टक्कर हो जाती है। आई होप आपको यहाँ पे मतलब कि रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा, द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट बिटवीन कोत्तिकड़ एंड मुदुक्कई पोजेस अ बिग चैलेंज फॉर द पलक्कड़ रेलवे डिवीजन। तो ये क्या करते हैं, एलिफेंट्स और ये सारे ये मूव करते हैं, इससे खतरा ये बढ़ रहा है कि कहीं इनकी जान ना चली जाए। मतलब कि अगर ट्रेन आ रही है, कुछ ऐसा हमें यहाँ पर हमारे पास नहीं है, प्रोविजन नहीं है, वो तो एनिमल है, उन्हें क्या पता कि इसके सामने से हमें हटना है, क्या करना है, जो भी चीजें हैं, तो उनकी लाइफ को ये क्या बन रहा है, बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। हमने लास्ट संडे ही एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एआई का भी यूज कर सकते हैं इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। किस तरीके से हम कुछ ऐसे सेंसर्स लगा दें कि फॉर एग्जांपल इस ट्रैक में क्या ये एलिफेंट है, तो 1 किलोमीटर की दूरी तक ही यहाँ पर सेंसर ट्रेन अगर आ रही है यहाँ से, तो उसको यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पर कोई एनिमल है, तो वो अपनी स्पीड को क्या कर सकती है, स्लो कर सकती है, और हम क्या कर सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं एनिमल को कि वो यहाँ से मूव कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर होगा। तो केरल भी यहाँ पर क्या करना चाहता है, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता है, जिससे कि ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है ये यहाँ पर रिजॉल्व हो सके। अब आप देखते हैं इसके बारे में। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्या है, इट रिलेट्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन एज वेल एज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पीपल, देयर रिसोर्सेज, वाइल्ड एनिमल एंड देयर हैबिटेट। तो यहाँ पर जब वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन के क्या होते हैं, हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक या तो जो हमारे ह्यूमन के रिसोर्सेस हैं उसमें यहाँ पर हम देखने को मिलता है हमें, है ना, और या फिर आपके जो एनिमल्स हैं उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हार्म होता है। सो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हैज रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन स्टेट अक्रॉस इंडिया। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ किसी एक स्टेट का कन्फ्लिक्ट नहीं है, वेरियस स्टेट्स में हमें ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। आपने बहुत सारे केसेस देखेंगे कि अरे लैपर्ड आ गया इस रीजन में, तो क्यों आ रहे हैं, इसका यहाँ पर लायन आ रहा है, टाइगर्स यहाँ पे हमारे एरिया में, यहाँ पर मतलब जहां पर ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं वहां पर आके नहीं, बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास डेटा भी है कि इन महाराष्ट्र ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट लेड टू डेथ ऑफ 86 पीपल इन 2021। 2021 में 86 लोगों की जान जाती है, कहाँ, महाराष्ट्र में, एंड 2002 में यहाँ पर 105 लोगों की जान जाती है। तो ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है इस कन्फ्लिक्ट के कारण। कॉजेस क्या है, देखिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। सो ओवरलैप विद एस्टैब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन टेरिटरी, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से यहाँ पर रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है। हैबिटेट एंड कॉरिडोर फ्रेगमेंटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ लीगल एंड अनलॉफुल लैंड यूज चेंजेस। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे कॉरिडोर्स हैं, वो एनिमल के लिए कॉरिडोर है, बट क्या करते हैं, उसका यूज ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पर जो हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो उसको इंक्रोच किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज और माइनिंग क्लियरेंस के लिए, तो ये भी एक मतलब की कॉज है, जिसकी वजह से रीजन है, जिसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न अटैक वाइल्ड एनिमल टू एग्रीकल्चर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जो स्पीशीज किसी फॉरेन नेशन से, मतलब फॉरेन लैंड से, फॉरेन टेरिटरी से हमारे एरिया में आ रही हो, उसका यहाँ पर कोई यूज भी नहीं है, बट स्टिल वो क्या करती है, जब ऐसी इन्वेजिव स्पीशीज आती है तो हमारे एरिया में उसको वो हार्मफुल होती है। सो इंडिया करेंटली हैव मोर देन 700 प्रोटेक्टेड एरियाज। However, 70% of elephant ranges, 40% of lion ranges and 35% of tiger ranges are outside protected area. तो देखिए हमारे पास 700 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, बट उसमें से भी 70% एनिमल जो रेंज है, 40% लायन एंड 35% जो रेंजेस है वो हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उससे बाहर हैं। ओके, सो इकोलॉजिस्ट माधव गदकिल said Wildlife Protection Act 1972 has enabled an atmosphere where wild animal can invade human habitation with impunity। तो यहाँ पर जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ये इनेबल करता है कि एनिमल्स क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन हैबिटेशन है, ह्यूमन हैबिटेट है, उसको इन्वेड कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिए रीजंस जिसकी वजह से, कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सो बेटर इंक्रोचमेंट एंड प्रैग्मेटिक पॉलिसी हमारे पास होना चाहिए, है ना, कि जो एनिमल और ह्यूमन का मैन और एनिमल का एक कन्फ्लिक्ट है, इससे हमें
इतने सारे हमें इंसिडेंट देख चुके हैं, तो अब इस चीज़ को हमें एड्रेस करना होगा। इसके लिए हमें एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी और उसका बेटर इन्फोर्समेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने पॉलिसी बना दी कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर हम देखें तो उसका कुछ इन्फोर्समेंट ही नहीं हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है। सेकेंड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस आस्पेक्ट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट 2021, यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई थी 21 की, उसमें ये कहा गया इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज विल फॉस्टर को एग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ एज इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कंप्लीटली तो इसको हम क्या एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑन द वन साइड ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो राइजिंग एंड द वाइल्ड लाइफ, जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी आपकी यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये क्या हो रही चीजें ओवरलैप कर रही हैं, तो कन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीटली एलिमिनेट होगा, ये हम मतलब इसको इस चीज को इंश्योर नहीं कर सकते। बट इनका जो को एग्जिस्टेंस है ना, फॉर एग्जाम्पल को एग्जिस्टेंस मतलब कि साथ में ये जो कन्फ्लिक्ट ना हो वो साथ में रहे। कहते हैं ना दो लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, यहाँ पर साथ में मिल कर रहे हैं, तो उस चीज को इंश्योर कर सकते हैं। बट ये कैसे इंश्योर होगा? जब हम यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज का यहाँ पर हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। आई होप ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या आप एनिमल की जो पॉपुलेशन उसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप कंट्रोल कर भी रहे हैं तो वो भी एक तरीके से क्या करेगा, हमारे लिए थ्रेट का ही रीजन बनेगा, है ना। क्योंकि वाइल्ड एनिमल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, इससे जो हमारा फूड चेन है पूरा वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लीड करता है। फिर अवेयरनेस कैंपेन्स को हम यहाँ पर लेकर सकते हैं टू एजुकेट, गाइड एंड एडवाइज द जनरल पब्लिक अबाउट मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। तो हमें यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स लाइक लोगों को एजुकेट करना, उन्हें गाइड करना कि हम किस तरीके से जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है इसके बारे में बताएं और इससे हम कैसे डील कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। लाइक ये फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के एरिया के चारों तरफ यहाँ पर लोग रहते हैं, है ना, यहाँ पर लोग हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके तहत तो ये जो मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसकी, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व किया जा सके। ओके, इतना क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस सेक्शन में हम देखते हैं आज क्या क्या है। सो एयर पोल्यूशन हार्म्स पॉलिनेटर्स मोर देन पेस्ट, स्टडी फाइंड्स। हमें एक स्टडी के तहत ये पता चला है कि जो एयर पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा हमारे जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको हार्म कर रहा है, ना कि पेस्ट्स को। पेस्ट क्या होते हैं? जैसे कि जो पेस्ट वो प्लांट ईटिंग जो आपके पेस्ट होते हैं ना, आपकी हम जब यहाँ पर फार्मिंग करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा, तो पेस्टिसाइड्स का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो पेस्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, तो हम इसलिए जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका यहाँ पर यूज करते हैं। तो इस स्टडी में हमें ये पता है कि जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेटर्स के आप एग्जांपल ले सकते हैं हनी बी, ओके, यहाँ पे वास्प्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेटर्स में। और एयर पोल्यूशन क्या कर रहा है, इनको हार्म पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? हार्म पहुंचा रहा है। सो बीज एंड अदर बेनिफिशियल बग्स आर डिसअप्रोप्रिएटली हार्म्ड बाय द एयर पोल्यूशन कंपेयर्ड बाय क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट। तो क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट को तो यहाँ पर ऐसा कुछ हार्म नहीं हो रहा है, बट ये जो हनी बीज हैं, जो हमारे अदर पॉलिनेटर्स हैं, ये इनको क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। एक्चुअली ये जो हनी बीज, ये सारी चीजें होते हैं, ये किस तरीके से जो पॉलिनेशन करती है ना, इनमें नेचर में एक केमिकल की तरह होता है ना। ये क्या होते हैं कि इसमें केमिकल बेस्ड होता है, कुछ यहाँ पे इनके सेंट होके हैं, सेंट जैसे कि खुशबू से पता चलता है। लेकिन पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस पॉल्यूशन, यहाँ पर वो उस सेंट को यहाँ पर वो क्या कर पाते हैं, डायरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लॉन्ग लास्टिंग जो ये मतलब कि सेंट होते हैं, तो इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, और जिसकी वजह से हमें जो केमिकल सिग्नल्स भी होते हैं, तो ये केमिकल सिग्नल्स को कौन हार्म कर रहा है, ये एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये हमारे लिए क्या बनते जा रहा है, उनके लिए एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल बनता जा रहा है। सिर्फ आपको इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हमारा नोबेल लॉरेंट सपोर्ट्स इंडियाज परसूट फॉर न्यूट्रिनो लैब। तो न्यूट्रिनो लैब की बात की जाए, सो 60 years ago हिस्टोरिक साइंस एक्सपेरिमेंट इनसाइड अ गोल्ड माइन इन कोलार कर्नाटका लेड टू अ 1965 डिस्कवरी ऑफ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनॉन्स। तो यहाँ पर न्यूट्रिनॉन्स की बात करते हैं। 60 साल पहले 1965 में
कोलार कर्नाटक का, ये जो मतलब कर्नाटक का जो कोलार का गोल्ड माइन है, वहां पर हमें क्या डिस्कवरी, किसकी डिस्कवरी हुई थी? यहाँ पर न्यूट्रियॉन्स की यहाँ पर डिस्कवरी हुई थी। ये किसका कोलैबोरेशन था? इट वाज द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन, जापानीज एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो इंडिया, जापान और ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे, इनके तहत ही पूरा कोलैबोरेशन था। और कर्नाटक के कोलार के गोल्ड माइन में हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं? एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनॉन्स की यहाँ पर डिस्कवरी की गई थी। तो जापान अभी भी यहाँ पर जो कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर उन्होंने अपने कैमियो का ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ पर माउंट इकानो में आपका अभी वो वहां पर वो क्या कर रहे हैं? इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। जापान ने यहाँ पर डेडिकेटेड न्यूट्रियॉन्स ऑब्जर्वेटरी भी यहाँ पर क्या किया है? इसको भी स्टैब्लिश कर लिया है इन 1996। आईएनओ की बात करते हैं, वुड बी लोकेटेड इन द किलोमीटर अंडरग्राउंड एंड हेंस वुड हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम। तो अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? अब साइंटिस्ट को मिलकर, इंडिया का भी ये क्वेस्ट है कि इस फील्ड में जो हमारे पास इतनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, तो द एक्सपेरिमेंट टू बी विल बी नीदर प्रोड्यूस एनी रेडियोएक्टिव नॉर इट कैन फंक्शन वेल वेयर देयर इट कैन रेडिएट। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट होगा है ना, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो होगा, तो इससे कोई रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी और इससे इतने ज़्यादा रेडिएशंस भी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होंगे। और ये जहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा है उस एरिया पर हम ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाएंगे, मतलब इसकी डिस्कवरी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया और जापान के बीच में क्या हो सकता है? ये पहले कंट्रास्ट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निपाह वायरस की। तो निपाह वायरस यहाँ पर एक डेडली वायरस है, ठीक है। निपाह वायरस इंडिया में अभी कुछ महीनों पहले, लास्ट ईयर हम बात करते हैं, केरल में बहुत सारे हमें इसके केसेस देखने को मिले थे। 2018 में देखने को मिले, 2019 में एंड 2021 एंड 23 में भी हमें इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके साथ साथ बांग्लादेश की हम बात करते हैं। बांग्लादेश में भी हमें क्या हुए हैं? बांग्लादेश और नेपाल में भी इसके केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब निपाह वायरस के लिए हमें क्या करना है? एंटीबॉडी मतलब वैक्सीन यहाँ पे क्या करनी है? प्रिपेयर करनी। तो इसकी वैक्सीन का भी जो थर्ड फेज ट्रायल है, वो कहा जा रहा है कि हम बांग्लादेश में इसका ट्रायल करेंगे, ठीक है। सो अभी हम निपाह वायरस की बात करते हैं। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब क्या होता है? वो वायरस जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज जूनोटिक वायरस। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज निपाह वायरस encephalitis is an RNA or ribonucleic acid virus of the family Paramyxoviridae genus Henipavirus and is closely related to Hendra virus। तो ये क्या है? आपका एक निपाह वायरस है। ये जो वायरस होता है, इसका होस्ट कौन होता है? बैट। कौन होता है? इसका जो होस्ट होता है बैट होता है। ये इस तरीके से बैट ही जो होते हैं ना, ये निपाह वायरस को यहाँ पर क्या करके रखते हैं? अपने अंदर होस्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इनके अगर कांटेक्ट में आते हैं, इनका सलाइवा या फिर इनके कुछ भी इस तरीके के जो होते हैं, ट्रांसमिशन कहता है डिसीज स्प्रेड हुआ फ्रूट बैट फ्लाइंग फॉक्सेस, जिसको हम फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है? यहाँ पर लाइक उनका यूरिन है, उनका जो फीसेस है, सलाइवा है, जो बर्दिंग फ्लूइड्स होता है, उसके कांटेक्ट में अगर आता है कोई एनिमल, तो वो उसमें क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है। सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या है? लाइक नॉर्मल सिम्टम्स ही होते हैं। फीवर है, आपको हेडेक है, ड्रॉजीनेस होता है, डिसओरिएंटेशन, मेंटल कंफ्यूजन, इवन जो पर्सन होता है उस कोमा में भी चला जाता है और पोटेंशियली इसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करते हैं। करंटली देयर इज नो वैक्सीन। यहाँ पर निपाह वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। ना तो ह्यूमंस के लिए ना ही एनिमल्स के लिए। इंटेंसिव सपोर्टिव केयर इज गिवन ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय निपाह वायरस। तो यहाँ पर क्या होता है? सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जाता है कि जो ये सिम्टम्स है, इन सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? इस वायरस के को ट्रीट कर सकें। निपाह इंडिया की बात करते हैं। देखिए, इंडिया में सबसे पहले 2001 में सिगरौली में हमें इसका आउटब्रेक देखने को मिलता है। फिर 2007 में, 2008 में केरल में इसका देखने को मिलता है। उसके बाद 2018, 2019, 22 एंड 21 में भी हमें इसके केसेस देखने को मिले हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हमें हमारे लिए कंसर्न बनता जा रहा है। बांग्लादेश में केसेस आए कि 341 केसेस हमें डिटेक्ट किए गए थे और उस 341 में से 242 की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है ड्यू टू दिस वायरस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना डेडली वायरस है ये।
ओके इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए हम स्नैपशॉट्स की बात कर लेते हैं, वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज उसके में। तो एक्सपेरिमेंट रिवील्स बेयरली क्लाइमेट ड्रिवन एडेप्टेशन। तो मतलब यहाँ पे लेवरेजिंग वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है ये 1929 में बिगिन हुआ था। इन्होंने ये अनकवर्ड किया है कि हाउ बेयरली वॉज शेप्ड बाय बोथ एग्रीकल्चर प्रेशर एंड द नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो बार्ले होता है, मतलब सॉरी बेयरली, आई एम रियली सॉरी, बार्ले होता है, तो इसमें एक एग्रीकल्चर प्रेशर और नेचुरल इन्वायरमेंटल प्रेशर है, जिसके कारण से ये क्या होता है, बार्ले हमने क्या किया, अनकवर किया है। नेक्स्ट है आपका न्यू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स फ्रॉम इन अपर ट्रोपोस्फियर। तो हमारा जो न्यू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर है, तो यहाँ पर हमें कुछ न्यू पार्टिकल्स दिखाई दिए हैं, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही कि एनपीएफ अलोफ्ट अकर्स फ्रिक्वेंटली एंड ओवर लार्ज जियोग्राफिकल रीजन। एरोसोल पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 माइक्रोन इन डायमीटर। जो एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके 1 माइक्रोन डायमीटर से भी कम होते हैं, तो उससे भी ये बहुत ज्यादा हमें अबेंडेंस में ट्रोपोस्फियर में देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइलैंड वर्टिब्रेट्स आर एट रिस्क ऑफ ह्यूमन ड्रिवन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टडी के थ्रू ये सामने आया है इन्वॉल्विंग 2813 स्पीशीज ऑफ टेट्रापॉड vertebrate shows that island dwelling species have slower relative metabolic rates than their mainland counterparts। तो देखिए जो आइलैंड में यहाँ पे वर्टिब्रेट्स होते हैं और जो mainland होता है आपका mainland होता है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आइलैंड वर्टिब्रेट्स होता है उनका जो मेटाबॉलिक रेट्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी रिस्क में रहती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको यहाँ पर न्यूज़ में था तो पता होना चाहिए। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट लगता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।